चलिए बच्चों, आज कल आपको पढ़ा रहे थे हम सीखने के नियम। आज उसके आगे आपको बताएंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के जो नियम हैं उसी को हम आपको पढ़ा रहे थे, आगे पढ़ाने चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम। आप यही पढ़ रहे थे कि थॉर्नडाइक। पहले तो आप जानिए, कल हमने बताया था ना कि सीखना क्या है। नित्य प्रति हम अपने जीवन में एक नवीन अनुभव को ग्रहण करते हैं। ये नवीन अनुभव जब अस्थायित्व रूप धारण कर लेते हैं या हमारे व्यवहार, कहने का मतलब हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देते हैं, तो उसे हम सीखना कहते हैं। जब तक अनुभव प्राप्त करने के बाद जब तक व्यवहार परिवर्तित नहीं होता तब तक सीखना नहीं माना जाता है। तो सीखने का अर्थ आपने जाना था, सीखने की परिभाषा जानी थी। उसके बाद आपको बता रहे थे सीखने के नियम, और सीखने के जो नियम है वो थॉर्नडाइक के अनुसार आपको बताया था हमने कि जो थॉर्नडाइक है उनके अनुसार जो सीखने का नियम है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के। कितने हैं? दो प्रकार के। यही बताया था आपको। आगे देखते जाइए। हमने बताया था कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार। एक मुख्य नियम, एक क्या बताया था? मुख्य नियम। क्या बताया था आपको? एक मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। मुख्य नियम और गौड़ नियम। गौड़ मीन्स अन्य होता है कि अन्य नियम, अन्य नियम किसके अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। अब मुख्य नियम को भी हमने बताया था आपसे कि जो मुख्य नियम है वो थॉर्नडाइक के अनुसार कितने हैं बताइए आप? तो ये मुख्य नियम थॉर्नडाइक के अनुसार 3 है। मुख्य नियम थॉर्नडाइक के अनुसार कितने बताए थे आपको? 3। सबसे पहले तत्परता, तत्परता का नियम, पहला नियम इनका हो गया। दूसरा हो गया इनका अभ्यास का नियम। क्या बताया था? अभ्यास का नियम। और जो तीसरा इनका था वो क्या था? पहला आपने देखा तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा आपका बताइए किसका? उपयोग का। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? जिसको हमने बताया था कि एक नाम होता है परिणाम का नियम। क्या बताया था आपको? परिणाम का नियम। इसे क्या कहते हैं? सुख या दुख का नियम। सुख या दुख का नियम, या फिर इसको कह सकते हैं प्रभाव का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाव, प्रभाव का नियम। तो ये मुख्य इनके 3 नियम थे। सुख दुख का, इसे संतुष्टि या असंतुष्ट का नियम भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? संतुष्टि, संतुष्टि या असंतुष्टि का नियम। संतुष्टि या असंतुष्टि का नियम। तो इसको हमने कल आप लोगों को बता दिया था कि जो थॉर्नडाइक है उनके अनुसार जो सीखने के नियम है वो 2 प्रकार के, एक मुख्य नियम, एक गौड़ नियम। जो मुख्य नियम है वो 3 हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और तीसरा क्या हो गया? परिणाम का नियम या सुख या दुख का नियम, संतुष्टि या असंतुष्टि का नियम, या इसको सीधे कहेंगे हम प्रभाव का नियम। क्या कहेंगे? प्रभाव का नियम। तो ये क्या हो गया इनका? मुख्य नियम। आइए हम गौड़ नियम जानते हैं। तो मुख्य नियम आपको समझा चुके थे। हम बात करने वाले थे किस पे? गौड़ नियम पे। तो मुख्य नियम आपने देखा कि कौन कौन सा? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन जो गौड़ नियम है इसको हमने कितना बताया था? इसकी संख्या कितनी है? देखिए, संख्या भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। जो मुख्य नियम है इनके, ये इनकी संख्या कितनी है? 3। अभ्यास, ऐसे भी कह सकते हैं, अभ्यास, तत्परता और तीसरा प्रभाव, मीन्स 3।
अभ्यास प्रभाव है तत्परता, या तत्परता अभ्यास और प्रभाव। लेकिन जो अन्य नियम है वो 5 है। सबसे पहले आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा आपका हो गया, पहला देखा ना आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा अब जानिए आत्मसातीकरण के नियम, आत्मसातीकरण का नियम। चौथा आपका हो गया, चौथा क्या हो जाएगा, पहला आपने देखा आंशिक क्रिया का नियम, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा आत्मसातीकरण के नियम, चौथा आपका चौथा संबंध प्रतिक्रिया का नियम, संबंध प्रतिक्रिया का नियम। और पांचवा आपका हो जाएगा मनोवृत्ति का नियम। पांचवा क्या हो जाएगा, मनोवृत्ति का नियम। पांचवा क्या हो जाएगा, मनोवृत्ति का नियम। गौड़ नियम में कौन कौन से आ गए, हमने बताया ना, मुख्य नियम 3 प्रकार से हैं, और जो गौड़ नियम है वो कितने प्रकार से हैं, आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मसातीकरण का नियम, संबंध प्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम। आइए एक एक को समझते हैं। तो आपने देखा कि जो थार्नडाइक है वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे डीलेट की क्लासें हो या बीएड हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि बीए में भी ये सिलेबस है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि थार्नडाइक के अनुसार जो सीखने के नियम है वो कितने प्रकार से हैं। तो जब सिंपली ऐसे सवाल आते हैं तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 2 है, एक सामान्य, एक मुख्य और दूसरा गौड़। गौड़ मीन्स अन्य होता है। तो जो मुख्य है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो मुख्य है वो कितने नियम है थार्नडाइक के अनुसार सीखने के, तो 3 है। कौन कौन से हैं, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का। फिर आपसे पूछता है कि थार्नडाइक ने गौड़ नियम कितने बताए सीखने के, तो जो थार्नडाइक हैं सीखने के जो गौड़ नियम है वो 5 बताए। कितने बताए हैं, 5 बताए हैं। कौन कौन से, आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आत्मसातीकरण के नियम, संबंध प्रक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम। आइए एक एक को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए एक बार मैं साइड में हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थार्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम, तो देखा आपने कि कितने नियम है मुख्य रूप से, तो 2 हैं। कितने हैं, मुख्य रूप से पूछ रहे हैं, ये 2 है। अब इसमें मुख्य रूप से 2 है, एक मुख्य नियम, दूसरा गौड़। अब ये पूछता है कि मुख्य नियम कितने हैं, तो ये 3 है, अभ्यास, तत्परता, प्रभाव, या तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। और गौड़ नियम कितने हैं, तो गौड़ नियम ये कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अब ये आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में, आप ना देखे हो तो देख लीजिएगा जाके कि मुख्य नियम क्या है। आइए हम गौड़ नियम पे चर्चा करते हैं। तो आपने टॉपिक संभवतः उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो मैं टॉपिक लिखवाते चल रही हूँ। तो आइए हम क्या समझते हैं, गौड़ नियम। क्या समझ देंगे, गौड़ नियम किसके अनुसार, थार्नडाइक के अनुसार। किसके अनुसार, थार्नडाइक के अनुसार। थार्नडाइक के अनुसार, थार्नडाइक के अनुसार क्या हो गया, सीखने के गौड़ नियम, सीखने के गौड़ नियम, थार्नडाइक के अनुसार सीखने के गौड़ नियम। तो सीखने के गौड़ नियम कितने बताए, उनकी संख्या 5। कितनी बताई, 5 है। नंबर 1 पॉइंट पे चलते हैं हम, अपने पॉइंट पे। तो पहला हमने कहा, कुछ भी ले लीजिए आप, हम ये ले लेते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम।
अब इसके अनुसार जानिए, कहने का मतलब थर्ड डाइक ने कहा कि बच्चे के लिए बहुमिश अनेक प्रकार की अनुक्रिया यानी क्रिया को अपनाया जाए। कहा गया कि बच्चे के सीखने के लिए जरूरी नहीं किसी एक रास्ते का चुनाव किया जाए या किसी एक क्रिया के द्वारा उसे सिखाया जाए। बच्चा छोटा है और जैसे भी वह सीखना चाहता है उसके लिए क्या किया जाए, अनेक अनुक्रियाओं को अपनाया जाए। जो अनुक्रिया उसे अच्छी लगेगी या जो भी अनुक्रिया उसको क्या कर रही है, आराम सुविधाजनक लग रही है, वह अपनी सुविधा अनुसार उस अनुक्रिया के द्वारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, यानी सीखना प्रारंभ कर देता है। तो जरूरी है कि हमें किसी एक अनुक्रिया के भरोसे नहीं, किसी एक कार्य से हमें उसे नहीं सिखाना चाहिए, उस अनेक अनुक्रियाओं को अपनाना चाहिए। जिसमें बच्चा रुचि लेगा उसी अनुक्रिया का हमेशा के लिए चुनाव कर लेगा। फिर दूसरा है कि दूसरी जो आपको बताया, दूसरा पहला आपने देखा बहु अनुक्रिया और दूसरा आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया, आंशिक अनुक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, फिर आंशिक अनुक्रिया का नियम। अब ये क्या है, बहु अनुक्रिया में हमने बताया ना, जैसे आपको गौरीगंज से सुल्तानपुर जाना है तो आपको गौरीगंज से सुल्तानपुर जाना है। अब देखिए सुल्तानपुर मान लो ये है, ये गौरीगंज है, इधर क्या है मुसाफिर खाना है, इधर क्या है आपका हठिया प्रतापगढ़ जो भी है। उसके बाद बीच से सुल्तानपुर का ये रोड है, ये क्या है अमेठी गया है, अमेठी से भी सुल्तानपुर जा सकते हैं, मुसाफिर खाना से भी सुल्तानपुर जा सकते हैं, प्रतापगढ़ से भी सुल्तानपुर जा सकते हैं और सीधे गौरीगंज से तो जा ही सकते हैं। तो आप बच्चे के सामने क्या करिए, कोई एक रास्ते का ना चुनाव करिए, बल्कि उसको छोड़ दीजिए कि वो सुल्तानपुर जाना है। अब वो कैसे जाता है, मुसाफिर खाना होके जाता है या अमेठी होके जाता है या प्रतापगढ़ होके जाता है, ये सीधे सुल्तानपुर जाता है। तो ये उस पर निर्भर करता है, ये सारे रास्तों को उसके लिए छोड़ दीजिए। जो रास्ते उसको क्या करेंगे, सुविधा प्रदान करेंगे या सुविधाजनक होंगे, उन रास्तों का स्वयं बच्चा चुनाव कर लेगा। तो कहने का मतलब कि किसी एक अनुक्रिया के द्वारा वह बच्चा सीख नहीं सकता है, अनेक अनुक्रियाओं के माध्यम से उसे सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार सीख लेता है। कहने का मतलब कभी कभी बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है उसे पढ़कर समझ लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बस देख रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ क्या किया जाए, उच्चारण करवाने का प्रयास किया जाए तो सीख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि मात्र सुन लेते हैं तब भी सीख लेते हैं। कुछ बच्चे पढ़ लिख कर नहीं, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सीखना ही नहीं चाहते हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि उनको छोड़ देंगे रास्ते में, उनको हमें सिखाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम खेल विधि को अपनाएं, किसी अन्य तरीके को अपनाएं जिससे बच्चा सीख भी ले और प्लस उसका क्या हो, उसकी रुचि, उस कार्य के प्रति उसकी रुचि भी हो। बिना रुचि के वह बालक सीख नहीं सकता, इसलिए अनेक अनुक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। दूसरा आंशिक अनुक्रिया का नियम कभी कभी होता है कि जैसे हमने कह दिया, अभी एग्जांपल दिए ना आपके सामने कि जैसे हमने कह दिया बच्चा आपको सुल्तानपुर जाना है, अब बच्चा बहुत दूर लग रहा है उसको, वो सोच रहा है हम कैसे जाएं। अब यहाँ से यहाँ तक तो दूर हो गया, लेकिन उसी बच्चे को कह दिया जाए आज मुंशीगंज चले जाओ, बच्चे को कह दिया गया कि आज मुंशीगंज चले जाओ, बच्चा आराम से चला गया, अरे कितनी दूर है, टेम्पू पकड़े और मुंशीगंज चले जाए। फिर मुंशीगंज चला गया है, आपने फोन कर दिया बच्चा आप धम्मौर चले जाओ, क्या हुआ, धम्मौर चला गया, बहुत दूर नहीं है, दिख रहा है थोड़ी दूर है। फिर धम्मौर से आपने कह दिया सुल्तानपुर चले जाओ तो आराम से पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है कि बच्चे जो छोटे होते हैं हम उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, अधिकतर तो ये छोटे बच्चों की ही बात हो रही है, नहीं सीखना हमने तो कहा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन जो सिखाने का पहला स्टेप होता है वह प्राइमरी लेवल ही होता है। वहाँ बच्चे क्या होते हैं, एक पूरी कल्पना होते हैं। तो वहाँ सिखाने के लिए आंशिक क्रिया, कहने का मतलब हम देते हैं ना बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं और हमने कह दिया कि एक पैराग्राफ सुनाओ, या फिर एक पैराग्राफ हमने बोल दिया उसे और कह दिया कि इसको लिखो पूरा, बच्चा नहीं लिख पा रहा है, बच्चा बोलने में असमर्थ है, तो हमको क्या करना चाहिए, इसे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसे खंडों में विभाजित कर देना चाहिए, विभाजित
कर देना चाहिए। अब खंडों में जब विभाजित कर देंगे हम तो क्या होगा ना, एग्जाम्पल अभी दिए कि सुल्तानपुर कह देंगे डायरेक्ट गौरीगंज से जाने के लिए तो शायद उसको असुविधा लगे, दूर है, लेकिन हम कह रहे मुंशीगंज चले जाओ, मुंशीगंज पहुंच गया तो हमने कह दिया बेटा धम्मौर तक चले आओ, धम्मौर चला गया तो हमने कह दिया बेटा सुल्तानपुर चले आओ, ज्यादा दूर नहीं है, उसको क्या हुआ, आसानी हुई, एक एक स्टेप पार करता जाएगा। उसी प्रकार बच्चे को सिखाने के लिए कोई बड़ी क्रिया है तो हम उसे खंडों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कोई पैराग्राफ है पढ़ाना है तो उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके, बच्चे की ही बात नहीं है, आप बड़े होते हैं, जो भी तैयारियां आप कर रहे हैं, जब एक बैग आपको पूरा तैयार करना होता तो आपको भी तैयार नहीं होता, आप भी उसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित यानी आंशिक क्रिया के रूप में सीखते हैं। जैसे कह दिया गया कि नहीं आप कंप्यूटर सीख लीजिए, पहले दिन गए और कह दिया गया कि पूरा नॉलेज बताइए तो आप कर लेंगे नहीं, पहले आपने क्या किया, आप सबसे पहले सीखे कि कैसे खुलता है, इंड होता है कैसे, मीन्स बहुत सारी क्रियाएं हैं सीखे, भी दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, ऐसे एक एक स्टेप पार करते गए। लेकिन एक बैग आपसे कह दिया कि नहीं ये फाइल बना के तैयार करो कंप्यूटर पे, तो क्या आप कर लेंगे, नहीं। तो उसी प्रकार बच्चे को भी क्या किया जाता है, सिखाने के लिए हमें आंशिक क्रिया यानी छोटी छोटी क्रियाएं कराई जाती हैं जिससे बच्चा जल्दी सीख ले। फिर तीसरी क्रिया है आपका मनोवृत्ति की क्रिया या मानसिक क्रिया, मनोवृत्ति की अनुक्रिया या क्रिया, अनुक्रिया, एक एक पॉइंट बहुत जरूरी है, आगे विस्तार लिखो ना लिखो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉइंट आपको तैयार हो। मनोवृत्त की क्रिया कहने का मतलब किसी बालक हो या व्यक्ति हो उसे सिखाने के लिए सबसे पहले मनोवृत्त यानी उसके मन के अनुसार अनुक्रिया कराई जाए जिससे उसे संतुष्टि मिलती है और उस कार्य को बड़ी आसानी से सीख लेता है। फिर चौथा है आत्मसातीकरण की क्रिया, चौथा क्या बताए थे, आत्मसातीकरण की क्रिया या अनुक्रिया, जो भी आत्मसातीकरण की क्रिया। अब आत्मसातीकरण की क्रिया क्या है, आत्मसातीकरण मीन्स होता है कि उसे आत्मसात कर लेना, मीन्स अपने अंदर पूर्ण रूप से उतार लेना। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक दिन एक नवीन अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन वो नवीन अनुभव सीखना नहीं होता जब तक हमारे व्यवहार को परिवर्तित नहीं कर देता, हमारे प्रशिक्षण में संशोधन नहीं ला देता है, तब तक हम उसे सीखना नहीं मानते। वो लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन पर पूर्ण रूप से लर्निंग अधिगम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वही उसी प्रकार की जैसे ये इस क्रिया से हम जोड़ देते हैं कि बहु अनुक्रिया यानी अनेक अनुक्रियाओं को हम अपनाते हैं, लेकिन लास्ट में जिस अनुक्रिया के माध्यम से, तो बच्चों चलिए आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं सीखने की विशेषताएं। जैसा हमने बताया था कि जो सीखने की विशेषता है वो मुख्य रूप से तो दो है, मुख्य रूप से बताया था आपको पिछले वीडियो, मुख्य रूप से कितने हैं, दो, हमने दो बताया था ना, दो कौन कौन से हैं, पहला निरंतरता और दूसरा सार्वभौमिकता, निरंतरता एवं सार्वभौमिकता आपको बताया था ना। तो लेकिन इतने से काम चलना नहीं है, निरंतर भी इसे सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, माँ की गोद से और माँ के आंचल से, माँ की ममता से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है और वही बच्चा युवावस्था से वृद्धावस्था और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। दूसरी बात कि सार्वभौमिक है, केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं, क्योंकि यह माँ की गोद, पहली शिक्षिका कौन होती है, माँ होती है, और माँ की गोद से ही वह सीखना प्रारंभ कर देता है। और कब तक, जीवन पर्यंत सीखता है। तो इतने में क्या है, घर, पास पड़ोस, समाज, उसके बाद कहाँ, उसके बाद उसका दायरा बढ़ता ही जाता है और जीवन पर्यंत हर स्थान पर वह चलते उठते बैठते सोते कुछ न कुछ नवीन अनुभव को ग्रहण करता है। ये नवीन अनुभव प्रत्येक क्षण उसके व्यवहार को परिवर्तित करते रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, सीखना। लेकिन आइए इसके अलावा भी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उसको देखते लेते हैं। अन्य विशेषताएं, अब अन्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। नंबर पॉइंट करना होगा तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। नंबर एक, चलिए इसके नीचे हम देखते हैं नंबर एक पर सबसे पहले देखते हैं कि सीखना क्या है। सीखना एक सामाजिक
एक सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया, सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है। सामाजिक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी जो सीखना है क्या है, सामाजिक प्रक्रिया और व्यक्तिगत दोनों है, क्योंकि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बालक समाज में निकलकर ही सीख पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो बालक व्यक्तिगत रूप से सीखता है, जैसे शारीरिक शिक्षा हुआ, फिजिकल एजुकेशन, वो व्यक्तिगत रूप से ही सीख सकता है। लेकिन कुछ जैसे सामाजिक तौर तरीके, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब समाज में उठ बैठ कर ही सीख सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीखना एक सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है। फिर कह सकते हैं कि सीखना सीखना एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। एक अनुकूलन अनुकूलन एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। जो सीखना हो कैसी प्रक्रिया, एक अनुकूलन, यानी कि जब तक हम अनुकूलन बनाकर, सामंजस्य बनाकर नहीं चलेंगे, तब तक क्या होगा, हमारा व्यवहार परिवर्तित नहीं होगा। जब सामंजस्य बनाएंगे तभी तो लगेगा कि हमारा व्यवहार परिवर्तित है, और तभी माना जाएगा कि सीखी हुई प्रक्रिया है। तीसरा है, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना क्या होता है, सीखना उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के हम किसी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये आपने कहा ही। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक, ऐसे कह सकते हैं कि सीखना सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि जब तक हम चेतन अवस्था में नहीं रहेंगे तब तक हम कार्य को सीख नहीं सकते हैं, और सीख भी लिए तो वह सीखा हुआ ज्ञान नहीं होगा। कभी कभी होता है कुछ कार्य अचानक हो जाते हैं तो उसे हम सीखा हुआ ज्ञान नहीं कहते, उसे सीखना हम नहीं कहते हैं। फिर अगला है यार कि सीखना क्या है, अनुभवों का संगठन। सीखना क्या है, सीखना सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना क्या है, अनुभव का संगठन है, यानी सीखना क्या है, योग नहीं है एक के एक के बाद दूसरा जोड़ लो, बल्कि ये क्या है, संगठन, समूह है सीखना। तो इस प्रकार क्या रहा सीखने की अन्य विशेषताएं, यानी यहीं से शुरू कर देते कि मुख्य दो है, निरंतरता एवं सार्वभौमिकता। लेकिन कुछ अन्य है, ऐसे भी कह सकते हैं सीखने की विशेषताओं में, सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, सीखना एक सामाजिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है, सीखना एक अनुकूलन की प्रक्रिया है, सीखना उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, सीखना अनुभव का संगठन है। धन्यवाद बच्चों। आगे हम पुनः आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।